हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई फी नहीं पे करनी है और ना ही किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है। और स्टूडेंट्स, आज की क्लास बड़ी शानदार होने वाली है क्योंकि हम परमाणु और अणु का जो माइंड मैप है उसको पढ़ने वाले हैं। मतलब ये कि इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स अगले कुछ मिनटों में आपके दिमाग के अंदर फिट होने वाले हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत शानदार ये कहानी है। और देख लेते हैं पहले कि इस पूरे चैप्टर में हम कौन सी चीजों को कवर करने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से एक एक चीज को देखिएगा और जो मैं बता रहा हूं उसको सुनिएगा। उसके बाद आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। तो देखो भैया, बहुत शानदार कहानी। हम कह रहे हैं परमाणु है और अणु है। हम कह रहे हैं परमाणु है और अणु है। तो बेसिकली इसके पहले के दोनों चैप्टर्स में अपन ने ये देखा था कि दुनिया की हर चीज, जैसे हम पदार्थ कहते हैं, जैसे हम द्रव्य कहते हैं, राइट, वो किससे मिलकर बनी है? बेसिकली अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनी है। इसीलिए अब हम बात करते हैं इसके बारे में, परमाणु और अणुओं के बारे में। और वो कौन से टॉपिक्स हैं, राइट, जहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जहां से आपको कॉन्सेप्ट्स अपने दिमाग के अंदर फिट रखने हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो देखो भैया, अपन बात करेंगे यहां पर परमाणु के बारे में। हम यहां पर बात किसके बारे में करेंगे? परमाणु के बारे में। ये जो 5 आपको ऐसे दिख रहे हैं ना पीले कलर के डिब्बे, बस यही अपना कॉन्सेप्ट है, यही अपना टारगेट है। और इसी को अपने को दिमाग के अंदर कैसा रखना है? एकदम फिट रखना है। और अभी फिट हो जाएगा, नॉट टू वरी। देखो मैं कह रहा हूं मेरे पास परमाणु है, आपने कहा ओके सर। अब परमाणु यदि है तो उसमें हम 3 चीजें, परमाणु का आकार, द्रव्यमान और प्रतीक, कि भैया परमाणु जो है वो कितने आकार का है, उसका द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है और अलग अलग परमाणुओं के लिए जो है प्रतीक कैसे बनाए जाते हैं। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। साथ में जो है हम लोग बात करने वाले हैं भैया आयनों के बारे में। हम बात करेंगे किसके बारे में? आयन के बारे में। जब भी हम किसी परमाणु से या फिर किसी अणु से कुछ इलेक्ट्रॉनों को डाल देते हैं, जैसा कि अपन ने क्लोरीन के साथ किया है, या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अपन बाहर निकाल लेते हैं, तो जो चीज अपने को मिलती है उसको अपन बोलते हैं आयन। आपने कहा ओके सर। चलो, तो परमाणु देखा, आयन देखा, अभी तो पूरा डिटेल में देखेंगे, अभी तो सारे कॉन्सेप्ट्स को दिमाग के अंदर फिट करेंगे, राइट। अब हम बात कर लेते हैं भैया अणु के बारे में। बात समझ में आई? किसके बारे में? तो अणु, परमाणु आपस में मिलकर अणुओं का निर्माण करते हैं। तो ये जो अणु होते हैं ये बेसिकली तत्व के लिए भी होते हैं और यौगिकों के लिए भी होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं भैया H2, फिर मैंने यहां पर लिखा Cl2। तो ये है आपके तत्व अणु के लिए। और यौगिक की यदि हम बात करेंगे तो अब देखो अलग अलग प्रकार के इसमें क्या होंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। अलग अलग प्रकार के इसमें जो परमाणु है ना, वो आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे? अणुओं का। क्लियर? तो इस तरीके से अणु जो है वो तत्वों के लिए भी होंगे और जो है यौगिकों के लिए भी होंगे, राइट। कुल मिलाकर यहीं से केमिस्ट्री की जो है शुरुआत होती है। बहुत ध्यान से देखना है। चलिए, साथ में हम बात करेंगे रासायनिक संयोजन के नियमों के बारे में, जिसमें मुख्य रूप से हमें 2 नियमों के बारे में पढ़ना है। कौन सा? तो एक तो है भैया द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। जैसा कि आप जानते हो कि कोई अभिक्रिया होने पर द्रव्यमान को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही द्रव्यमान जो है वो नष्ट किया जा सकता है। कुछ वैसे ही जैसे हम ऊर्जा के संरक्षण के नियम के बारे में बात करते हैं। और हम बात करेंगे स्थिर अनुपात का नियम। हम बात करेंगे स्थिर अनुपात का नियम कि किसी अणु या फिर यौगिक के अंदर जो तत्व होते हैं, राइट, उनका जो अनुपात होता है वो बिल्कुल स्थिर बना हुआ होता है। साथ में हम जो है मोल संकल्पना की भी बात करेंगे। और एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप लोग जो है पहली बार देख रहे हो कक्षा 9वीं में, और यहां से जो है न्यूमेरिकल्स भी पूछ लिए जाते हैं। यहां से एवोगाड्रो संख्या के बारे में हम बात करते हैं, यहां से जो है द्रव्यमान के बारे में हम बात करते हैं, यहां पर जो है कणों की संख्या के बारे में हम बात करते हैं। तो पूरी चीज अपन पढ़ने वाले हैं। तो मोल संख्या है अपने पास, एवोगाड्रो नंबर है अपने पास। तो कुल मिलाकर भैया, और रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें होता है आपको तगड़ा वाला कंफ्यूजन, इसमें होता है आपको तगड़ा वाला कंफ्यूजन, और इस कंफ्यूजन को ही आज मैं दूर करने वाला हूं। तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ और शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि होगी बड़े ही शानदार, राइट। स्क्रीनशॉट हो जाए इसका एक बढ़िया वाला, शानदार वाला, और बढ़ रहे हैं आगे। आइए, कहानी की शुरुआत होती है महर्षि कणाद से। बहुत ध्यान से देखिएगा, इनके नाम में ही कण छुपा हुआ है। इनके नाम में ही कण छुपा हुआ है। यदि आप देख रहे होंगे तो भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद जो थे, उन्होंने ये कहा था कि यदि हम हर प्रकार के पदार्थ
इन्होंने कहा था कि दुनिया में जितने प्रकार के पदार्थ हैं, जितने प्रकार के द्रव्य हैं, जितनी चीजें आपको दिख रही हैं, यदि इन सबको आप क्या करते हो, आप यदि इन सबको विभाजित करते जाते हैं, आप यदि इन सबको विभाजित करते हो, तो लास्ट मोमेंट पर राइट एकदम हमको छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक ऐसी सीमा आएगी जब ये कण पुनः विभाजित नहीं हो सकते। बात समझ में आई? जब ये कण पुनः विभाजित नहीं हो सकते कि भैया बहुत तोड़ दिया, बात समझ में आई? अब ये और विभाजित नहीं हो सकते। इसका मतलब ये कि ऐसे अविभाज्य कणों को उन्होंने क्या कहा था, बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसे अविभाज्य कणों को उन्होंने क्या कहा था, परमाणु कहा था। तो कुल मिलाकर जिस विज्ञान की अभी हम बात कर रहे हैं, इसकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वो हमारे देश में ऑलरेडी पहले से बताई जा चुकी हैं। पर बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी क्या है कि बीच में कुछ एक ऐसा गैप आया कि जितने डॉक्यूमेंटेशन उस समय पर हुए थे वो थोड़े से मिस हो गए। तो उसके बाद हमने फिर दोबारा से, ये मान लो कि 1650 के बाद से दोबारा से हमने जो है स्टार्ट किया किसको, राइट, साइंस को ग्रो करने के लिए। चलिए, तो ये वाली कहानी बहुत शानदार थी और आगे बढ़ेंगे। एक और भारतीय थे जिनका नाम था पकुदा कात्यायान। बात समझ में, इन्होंने भी इस बात को कैसा किया, विस्तृत रूप से समझाया। क्या समझाया उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। आइए, और हम बात करेंगे किसके बारे में, ग्रीक डेमोक्रिटस जो थे, इतने शानदार धमाकेदार नाम है, ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। सोच रहे हो, मतलब केमिस्ट्री, राइट, केमिस्ट्री में कोई फॉर्मूला इतना भयंकर नहीं होगा जितने भयंकर क्या होते हैं, नाम होते हैं। और ये नाम ऐसे होते हैं ना, इनके कारण आपको लगता है कभी कभी डर। बहुत ध्यान से देखिएगा, ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस, इनने भी बताया कि जो पदार्थ है उसकी विभाज्यता कैसी होगी, कब होगी, क्यों होगी। बात समझ में? तो इन्होंने कहा कि पदार्थ की विभाज्यता के बारे में उन्होंने अपने मत दिए और उन्होंने अविभाज्य कणों के बारे में कहा। कुल मिलाकर बात यह है कि कोई भी पदार्थ अंत में जाकर एक कण में परिवर्तित हो जाएगा और उसको कुछ लोगों ने अविभाज्य कण कहा, कुछ लोगों ने उसको परमाणु कहा। बात समझ में आ रही है? कुछ लोगों ने उसको एटम कहा। क्लियर है? कहानी समझ में आ गई? तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अब तत्व का सूक्ष्मतम कण जो होता है, जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है तथा उसके सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है, वो होता है आपका परमाणु, जिसमें अब आपका आ गया सोडियम, आयरन, क्लोरीन, पोटेशियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन से लेकर अपने पास 118 तत्व है बबुआ। और ये जो 118 तत्व होते हैं, राइट, जब ये आपस में मिलते हैं तो निर्माण करते हैं किसका, अणुओं का। एक जैसे आपस में मिलेंगे तो परमाणु बनेगा, अलग अलग आपस में मिलेंगे तो निर्माण किसका होगा, अणु, यानी कि मॉलिक्यूल का। बात समझ में आई? तो सभी द्रवों की जो रचनात्मक इकाई है उसको अपन क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। कुल मिलाकर ऐसा है। इधर 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 जहां पे भी आप बैठे हो, पूरी मुंडी ऐसे जो एकदम ऐसे फोकस करके पूरी चीजें आप देख लीजिए। आपको जितनी चीजें दिखेंगी उन सबको एकदम आप जूम करके देखोगे, सबका जो सूक्ष्मतम रूप है, बात समझ में आई, एकदम मौलिक इकाई जो है, रचनात्मक इकाई जो है, उसको अपन क्या बोलते हैं, परमाणु। बात समझ में आई? थोड़ी मुंडी हिलाओ जरा, अपने जहां बैठे हो आप बढ़िया से मुंडी हिलाओ, इधर उधर ऐसे ऐसे करके देखो, जितनी चीजें दिख रही हैं। बात समझ में आई? इनफैक्ट हम सब किससे मिलकर बने हैं, परमाणु से। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। बढ़ेंगे आगे। आकार क्या होता है भैया, तो देखो इसकी जो त्रिज्या होती है वो नैनोमीटर में पाई जाती है। और नैनोमीटर क्या होता है, तो 10⁻⁹ मीटर, इसमें इसकी त्रिज्या पाई जाती है। चलिए इस कहानी को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। हम बात करते हैं रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में। बात समझ में आई? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जब हम बात करते हैं रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में, तो हम कहते हैं कि द्रव्यमान का संरक्षण का नियम होगा। मतलब ये कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कोई भी रासायनिक अभिक्रिया यदि हो रही है, राइट, तो द्रव्यमान को ना तो सृजन किया जा सकता है, यानी कि उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही भैया ये जो द्रव्यमान है इसका विनाश होगा। बोले तो द्रव्यमान जो है वो कैसा है, अजय अमर है। द्रव्यमान जो कैसा है वो है अमर। ना तो आप इसे बना सकते हो और ना ही आप इसे नष्ट कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर कैसे, थोड़ा बताओ तो। अभी उदाहरण लेते हैं अपन। मैंने कहा भाई मेरे पास H2O है, मैंने कहा मेरे पास क्या है, H2O है, राइट, 1 मोल मेरे पास H2O है। इसको, अच्छा रुको, मैं और इजी एग्जांपल लेता हूं, रुको। H2O नहीं, मैं कह रहा हूं मेरे पास CO2 है। आपने कहा ओके सर,
फिर मैंने कहा मैंने इसको तोड़ दिया, ऊर्जा दी, मैंने क्या दिया इसको, तो मैंने इसे ऊर्जा दी और ये टूट गया C+O2 में। मैंने इसको ऊर्जा दी और ये टूट गया C+O2 में। आपने कहा ओके सर, परफेक्ट। कार्बन और डाइऑक्साइड में से कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग हो गया। अब क्या करें, तो देखो इसका कुछ द्रव्यमान था, राइट, तो इसका द्रव्यमान कितना था, तो भैया कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 32, 32 में 12 जोड़ेंगे तो कितना, 44 ग्राम। तो मैंने कहा यार यहां पर तो 44 ग्राम है। आपने कहा ओके सर, नॉट टू वरी। अब अपन ने इसको जब तोड़ा ऊर्जा देकर, तो यहां पर 12 ग्राम आया और यहां पर जो है कितना आ गया, बचा वाला आपका 16 दूनी 32 ग्राम आ गया। मतलब ये कि रिएक्शन के पहले कुल द्रव्यमान और रिएक्शन के बाद कुल द्रव्यमान जो है वो कैसा है, तो भैया एक समान है। रिएक्शन के पहले कुल द्रव्यमान और रिएक्शन के बाद जो है ना बाबू कुल द्रव्यमान कैसा है, एक समान है। इसीलिए इसे हम कहते हैं द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। अब सर ये तो एकदम हलवा कॉन्सेप्ट था। अरे भैया पूरे साइंस ही हलवा कॉन्सेप्ट है। बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले और बाद में कुल द्रव्यमान जो है वो कैसा है, एक समान है, और इसी को हम कहते हैं द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। ये लिखा है कॉन्सेप्ट, इसको कॉपी में और अपनी खोपड़िया के अंदर बढ़िया तरीके से आप लोग फिट कर लेंगे। ठीक है, बोलो यस सर। चलो ठीक है, ऐसा करते करते पूरा कॉन्सेप्ट निपटा देंगे। अब यहां पर भाई बात कर रहे हैं किसके बारे में, स्थिर अनुपात का नियम। अब क्या होता है ना, सुनो सुनो, ये पूरे 9th क्लास के और 11th क्लास के बच्चों का दुख दर्द होता ही होता है। कक्षा 7वीं 8वीं तक क्या है, सिलेबस थोड़ा कम रहता है, बात समझ में आई। तब अपन ना विज्ञान में सिर्फ विज्ञान ही पढ़ते हैं, पर 9th क्लास में आने के बाद पता चलता है अरे बाबा विज्ञान जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और एनवायरमेंटल साइंस भी है। बात समझ में आई। तो क्या होता है ना, ऐसे अजीब अजीब से जब वर्ड्स आने लगते हैं ना, तो एक पल के लिए आपको लगता है कि अरे सर कुछ कॉम्प्लिकेटेड होगा, हमको समझ में नहीं आएगा। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, नॉट टू वरी। मेरी बात बड़े ध्यान से देखो, मैं क्या कह रहा हूं, स्थिर अनुपात का नियम। मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना है, स्थिर अनुपात का नियम। इसका मतलब ये कि जब हम कोई यौगिक बनाते हैं, ठीक है, जब हम क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। अब यौगिक जो है वो किससे मिलकर बनता है, तो अणु से मिलकर बनता है। यौगिक जो है वो किससे मिलकर बनता है, तो अणुओं से मिलकर बनता है। एक है तो अणु है, मैं कह रहा हूं एक है तो अणु है, बहुत सारे हैं तो यौगिक है। अपन उदाहरण ले लेते हैं, चलो आ जाओ, ये लो, बहुत काम की चीज है, टॉनिक है हमारी। ये देखो, अब इसके अंदर H2O है, अब इसके अंदर क्या है, जल भरा हुआ है, इसके अंदर H2O है। तो एक बात बताओ, इसके अंदर एक H2O थोड़ी होगा बाबू, इसके अंदर बहुत सारे H2O होंगे। इसके अंदर एक H2O नहीं होगा, इसके अंदर बहुत सारे H2O होंगे, आपस में कनेक्ट होकर। बहुत ध्यान से देखिएगा, तो अणु जो है ना उसका मतलब होता है एक H2O। आपने कहा ओके सर। और जब ढेर सारे अणु मिल जाएंगे तो निर्माण किसका होगा, यौगिक का निर्माण होगा, मतलब ढेर सारे H2O। बात समझ में आई, ढेर सारे H2O। एक H2O तो इतना छोटा है कि हम लोग उसको देख भी नहीं सकते। एक H2O तो इतना छोटा है कि हम उसको देख भी नहीं सकते, पीने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो एक H2O अलग कहानी है और ढेर सारे H2O अलग कहानी है। बहुत सारे H2O आपस में मिल रहे हैं और जल का निर्माण कर रहे हैं। बात समझ में? तो हम यौगिक पीते हैं, अणु नहीं पीते हैं। अब स्थिर अनुपात का नियम जो है वो क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब भैया स्थिर अनुपात का नियम ये कहता है कि ये पानी जो है, जिसे आप जल कहते हो, जो कि जीवन है, ये कहता है कि ये जल जो है ना, आप इसको नदी से लो या फिर जो है, बात समझ में, ये जो जल है इसको आप नदी से लो, ये नदी लिखा हुआ है, ठीक है, या तो आप इसे तालाब से लो या फिर आप इसे बारिश से ले लो। बात समझ में, जल का इस सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब हर बार इसका जो सूत्र है वो कैसा रहेगा, H2O रहेगा। और द्रव्यमानों के यदि हम अनुपात की बात करेंगे ना भैया, तो द्रव्यमान के यदि हम अनुपात की बात करेंगे ना, तो द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कैसा रहेगा, ध्यान से देखिएगा। देखो, हाइड्रोजन का जो है अनुपात होता है 1U, राइट। तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया बेटा, बोलो यस सर। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16U, तो मैंने यहां पर लिखा 16U। अनुपात फिक्स्ड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, भले ही आप जल कहीं से भी लीजिए।
बात समझ में? कोई भी जल, कहीं से भी जल, नदी से, तालाब से या फिर बारिश से, आप कहीं से भी जल ले लीजिए बाबू, राइट। बड़ी शानदार कहानी है कि भैया अनुपात जो है वो कैसा होगा, फिक्स्ड होगा। सरल कर लेते हैं इसको अपन और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो मैंने कहा एक अनुपात कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आपने कहा वाह सर वाह, बढ़िया। तो यदि समझ में आ गया है तो अपन आगे बढ़ते हैं, नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स आपके सामने, आपका जो भी डाउट है आप उसे वहां पुट कर सकते हैं। राइट बोले यस सर, नोट कर लो। चलो, बहुत मजेदार बात है ना। तो इस तरीके से आप कोई भी यदि यौगिक लेते हैं, यौगिक बोले तो ढेर सारे, अणु बोले तो एक, कोई भी यौगिक या अणु लेते हैं तो उसके अंदर, बात समझ में आई, जो जो तत्व है ना उनके द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो कैसा होगा, एक समान होगा, नियत होगा, कांस्टेंट होगा। और इसी को अपन बोलता है क्या, स्थिर अनुपात का नियम। नोट किया जाए, ठीक। चलो, और इस कहानी को आगे लेकर चलेंगे। भैया हम बात करेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में। सबसे पहला परमाणु सिद्धांत डाल्टन का, यदि हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो, उसके बाद फिर एंट्री जे थॉमसन की होगी, फिर रदरफोर्ड की होगी, फिर नील्स बोर की होगी, बहुत सारे लोग एंट्री मारेंगे उसके बाद, वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहला जो नियम है बेसिकली वो कहां से निकल कर आया, तो भैया डाल्टन अंकल जो थे इन्होंने बताया। अच्छा, तो यदि कोई पूछे आपसे कि डाल्टन का जो सिद्धांत है परमाणु के बारे में, एटम के बारे में, एटम, राइट, इसके बारे में वो क्या है, तो आप बोलना देखो भैया सीधी बात ऐसी है, यह ना रासायनिक संयोजन के नियम पे आधारित है, बात खत्म हो गई। गुरुजी ने बताया है, हमने दिमाग में फिट किया है, किसके ऊपर आधारित है, बहुत ध्यान से देखिएगा, रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। कौन, डाल्टन अंकल का परमाणु सिद्धांत। बात समझ में आई। और बहुत ध्यान से देखिएगा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से द्रव्यमान संरक्षण के नियम और स्थिर अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या होती है। तो कुल मिलाकर ऐसा है, इन दोनों ही नियमों को अभी अपन ने देखा था 1 मिनट पहले। बात समझ में आई। अब जो चीज हमने देखी थी ना उसी के बारे में हम थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे। खाता, चिल, रिलैक्स, आगे बढ़ते हैं। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य जिसमें तत्व आ गए, यौगिक आ गए, मिश्रण आ गए, और ये तत्व, यौगिक और मिश्रण, इसको कब देखा अपन ने, इसके पहले वाले दोनों अध्यायों में। बात समझ में, जहां पर हमने समांगीय मिश्रण देखा, असमांगीय मिश्रण देखा, शुद्ध पदार्थ देखे, अशुद्ध पदार्थ देखे, देखे कि नहीं देखे, और नहीं देखे तो भैया उसके सुपर 30 रिवीजन सीरीज का वीडियो आ चुका है, साथ में जो है माइंड मैप भी शूट हो चुका है, बढ़िया से जाकर देख लो, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। तो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखना। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य जिसमें तत्व है, यौगिक है और मिश्रण है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें जो है हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो दुनिया की हर वो चीज जो महर्षि कणाद ने बताया वही डाल्टन ने बताया। बात समझ में आ गई। डिफरेंस क्या था, समय का, डिफरेंस क्या था, भाषा का। क्लियर है का नहीं, बोले यस। चलिए, तो महर्षि कणाद ने जो बताया वही डाल्टन अंकल ने बताया कि भैया दुनिया के सभी द्रव्य जो है, अब सुनो, द्रव्य बोले तो क्या, पदार्थ भैया, पदार्थ। तो दुनिया के जितने द्रव्य या पदार्थ जो आप अपने आसपास मुंडी हिलाकर देख रहे होगे इधर उधर, बात में जितनी चीजें आपको दिख रही है वो सब बेसिकली किससे मिलकर बनी हुई है, तो परमाणु से मिलकर बनी हुई है। और कहानी यहां पर जाकर हो जाती है खत्म। ठीक, चलो और आगे बढ़ेंगे इसको लेकर। अब कौन से पॉइंट्स हैं जिसको अपने को अपनी खोपड़ी के अंदर सेट रखना है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि भैया सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। सभी द्रव्य दुनिया के जो है वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और रासायनिक क्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ये पहली बात। अब दूसरी बात पर आते हैं। ठीक है, परमाणु जो है अविभाज्य है, हालांकि ये बाद में गलत साबित हो गया। परमाणु को अपन तोड़ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, जिसको हम पढ़ेंगे इसके बाद वाले चैप्टर में। पर डाल्टन अंकल ने सिर्फ वहीं तक बताया कि परमाणु जो है वो अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, जो ना तो रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न या सृजित हो सकता है और ना ही उसका विनाश हो सकता है। मतलब ये कि परमाणु जो है वो कैसा है, अविभाज्य। आपने कहा ओके सर, जानकारी तो बहुत शानदार है। तीसरी बात, दिए हुए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। बिल्कुल सही बात। अब मैं कह रहा हूं मेरे पास सोडियम के 3 परमाणु हैं, मैं कह रहा हूं भैया मेरे पास सोडियम के 3 परमाणु हैं। आपने कहा ओके सर, ओके सर, ओके सर।
अब तीनों के जो रासायनिक गुणधर्म होंगे और द्रव्यमान होगा वो कैसा होगा, एक समान होगा। तो बात यहां पर आकर कैसी हो गई, खत्म हो गई। तीनों पॉइंट्स को बहुत बढ़िया तरीके से कॉपी के अंदर नोट करना है, उससे भी अच्छा तरीके से दिमाग के अंदर नोट करना है, जिससे आपका रिजल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली मस्त हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ, चलो और बढ़ेंगे आगे। हाँ जी, विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म, भाई सीधी सी बात है, अलग अलग प्रकार के परमाणु यदि होंगे तो उनके रासायनिक गुणधर्म जो है वो और उनका जो द्रव्यमान है ना उसमें होगा परिवर्तन। अब आप बोलोगे सर थोड़ा गर्मा गर्म उदाहरण हो जाए। अरे भाई ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, क्लोरीन है, सबके परमाणु जो हैं सबका द्रव्यमान अलग होगा, क्योंकि सबके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो अलग अलग है, पहली बात। दूसरी बात ये कि सबके जो रासायनिक गुणधर्म होंगे वो भी अलग अलग होंगे। बात समझ में आ रही है? कोई ज्यादा रिएक्टिव होगा तो कोई कम रिएक्टिव होगा। अब ये सोडियम को ही देख लो, ये इतना रिएक्टिव है कि इसको यदि आप ऐसे अपने आसपास रखोगे ना तो ब्लास्ट हो जाएगा इसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके। बात समझ में आई? अब सोचो, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, इसलिए सोडियम को अपन रखते हैं कैरोसिन के अंदर। कैरोसिन बोले तो घासलेट, मिट्टी का तेल, क्लियर बोलो? यस सर। तो सोडियम भैया भयंकर वाला जो है रिएक्टिव है, तो कोई ज्यादा रिएक्टिव है कोई कम रिएक्टिव है। आपने कहा ओके सर, और बढ़ते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। अरे भैया हाँ बिल्कुल सही बात। ये लो H2O क्या है, तो ये 2H के साथ में O, ऐसे ही तो मिलकर H2O का निर्माण हुआ है ना। तो अलग अलग प्रकार के जो परमाणु होते हैं आपस में मिलकर निर्माण किसका करते हैं, तो बाबूजी यौगिक का निर्माण करते हैं। और बहुत ध्यान से देखिएगा, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की जो सापेक्ष संख्या होती है और प्रकार होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। कि आपने H2O कहा तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही होगा। ऐसा नहीं करना है कि हाइड्रोजन को 3 कर दिया, ऑक्सीजन को 6 कर दिया। बात समझ में आई? तो भी कुछ होगा नहीं, नया बन जाएगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, खत्म। हाँ जी, अब बात कर रहे हैं बहुत पुरानी, जॉन डाल्टन के टाइम की। इन्होंने क्या किया, जो तत्व थे ना उनको अलग अलग प्रकार के प्रतीक दे दिए। बात समझ में? इन्होंने जो है तत्व थे उनको अलग अलग प्रकार के प्रतीक दिए, जैसे कि ये था हाइड्रोजन, ये था फास्फोरस, कॉपर, गोल्ड, कार्बन, सल्फर, सीसा, प्लेटिनम, प्लेटिना से बना प्लेटिनम। तो आप सोचोगे सर बाइक की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर और पारा यानी कि मरकरी यानी कि पारद। ठीक है, खत्म बात। तो ये सारे सिंबल्स को अपनी कॉपी में आप बना लो, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है 1 मार्क के लिए। ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से तत्वों के जो प्रतीक थे वो अपन ने बना दिया। किसने? डाल्टन अंकल जो थे उन्होंने दिए थे। स्क्रीनशॉट हो जाए बढ़िया वाला, कॉपी में नोट करो, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, चलो। तो उम्मीद पूरी है कि सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको बढ़िया तरीके से क्लियर होंगे। अब इस कहानी को अगले मोड़ पर लेकर चलते हैं और कुछ और चीजों को दिमाग के अंदर सीधे जो है वो फिट करते हैं। ठीक है, आ जाओ। प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के आधार पर हुई जहां वो सर्वप्रथम पाए गए। ओके, बहुत बढ़िया। जैसे कि अब जो कॉपर है वो साइप्रस से व्युत्पन्न, अरे बाबा, साइप्रस से मिला तो कॉपर रख दिया। कुछ तत्वों के नाम उनके विशिष्ट रंगों के कारण लिए गए, जैसे स्वर्ण यानी कि गोल्ड, क्योंकि अब ये चमकता है। ओके जी, ठीक है। अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला यानी कि चमकीला। पीला भी कह सकते हो, चमकीला भी कह सकते हो, चमकीला। तो बेसिकली बेसिक जो सेंस है और जो जितनी जानकारी अवेलेबल थी उस समय पर वो वैज्ञानिकों ने लगाया और इस तरीके से नाम वाम जो है रख दिया। और ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जो नाम है ना ये किसके हिसाब से रखते जाते हैं, क्योंकि एक बात बताओ, अब दुनिया क्या हो गई है, बड़ी छोटी हो गई है। एक समय तो ऐसा था लोगों को यही नहीं पता था, बात समझ में आ रही, इंडिया वालों को यही नहीं पता था कि अमेरिका होता है, अमेरिका वालों को यही नहीं पता था कि अफ्रीका होता है, अफ्रीकन को यही नहीं पता था कि चाइना होता है, और सब एक जैसे दिखते हैं वहां पे। बात समझ में आ रही है? तो एक समय था जब किसी को किसी के बारे में पता नहीं था, अपने अपने हिसाब से लोग नाम रख दिया करते थे। पर अब ऐसा हो गया कि हमने कहा नहीं भैया, अब पूरी दुनिया के बारे में अपने को पता चल चुका है, तो हमने एक ऐसी संस्था बनाई जिसको हमने कहा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। और ये संस्था जो है ये बताती है पूरी दुनिया में केमिस्ट्री में कुछ भी यदि होगा तो वो डिसाइड कौन करती है, अप्रूव कौन करती है,
IUPAC संस्था करती है। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर, बोलो यस सर, बोलो यस सर। तो अब IUPAC के हिसाब से सारी कहानी जो है वो लिखी जाती है। चलिए, अधिकतर तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नाम के एक या दो अक्षरों से मिलकर बने हैं। बिल्कुल सही बात। जैसे कि कार्बन है तो एक अक्षर, और सोडियम है तो दो अक्षर, कॉपर है तो दो अक्षर, जिंक है तो दो अक्षर, ऑक्सीजन है तो एक अक्षर। बात समझ में आ गई? खत्म बात। कुछ तत्वों को के प्रतीक को उनके लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं के नाम से बनाया गया है। जैसे बहुत ध्यान से देखिएगा कि भैया आप कहते तो आयरन हो, कहते तो आप आयरन हो, पर आपको फिर IR लिखना चाहिए ना इसका सिंबल, पर आप लिखते क्या हो? आप लिखते हो Fe, क्योंकि आपने यदि IR लिखा तो यहां पर आपका इरिडियम जो है वो कैसा हो जाएगा? बुरा मान जाएगा, राइट। चलिए, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसे तत्व होते हैं, राइट, जिनको हम लोग लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं के नाम से जानते हैं, जैसे कि आयरन। और आयरन का सिंबल क्या है? तो Fe है, जो कि उसके लैटिन नाम फेरम से लिया गया है। तो लैटिन में आयरन को क्या बोलते हैं भैया? फेरम। अपन क्या बोलते हैं? लोहा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस प्रकार नेट्रियम, बहुत ध्यान से देखिए, नेट्रियम से सोडियम तथा कैलियम से पोटेशियम बना। रहे वाह, क्या बात है। तो नेट्रियम से क्या बना? नेट्रियम देखो Na, सोडियम, और कैलियम जो है उससे क्या बना? पोटेशियम की उत्पत्ति हुई। कभी कभी पूछ लिया जाता है, आप लोगों के स्कूल वगैरह में क्विज होते हैं ना असेंबली में, वहां पर भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नहीं पूछे गए तो भाई सेलेक्ट करो और क्विज में सबको परेशान करके रख दो। बात समझ में आई? बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, बढ़ेंगे आगे। आ जाओ, चलो हम बात करेंगे किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर से लिखा जाता है। बहुत ध्यान से सुनो, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यहां से बाबू सवाल पूछा ही पूछा जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर से लिखा जाता है और दूसरा वाला जो रहेगा उसको छोटे अक्षर से लिखा जाएगा। जैसे हाइड्रोजन है तो आपने H लिखा, ऐसा नहीं कि आप H लिख दोगे। इंग्लिश नहीं है बाबू, केमिस्ट्री है। एल्यूमिनियम है तो Al नहीं होगा, Al होगा, छोटा वाला L है ना, हाँ Al होगा, ये वाला नहीं होगा। अब CO जो है वो कोबाल्ट होता है। CO यदि आपने लिख दिया then that will turn into what? कार्बन मोनोऑक्साइड। बात समझ में आई? बोलो यस सर। मतलब पहला वाला बड़ा, दूसरा वाला छोटा, तीसरा वाला होता ही नहीं है। ठीक है जी, बोलो यस सर। तो ये बहुत कंफ्यूज करेगा आपको। यदि कहीं पर आपने CaCO3 लिखा है ना, हो सकता है आपको लग रहा हो कि बिल्कुल सही है सर, पर वो गलत है। दिस इज कैल्शियम कोबाल्ट ट्राई कोबाल्ट। तो खैर ये तो बनेगा ही नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत है। सही क्या होगा बहुत ध्यान से देखना है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये सही होगा। बात समझ में आई? अब आप बोलोगे सर बढ़िया चीज बताइए आपने, हम तो बहुत कंफ्यूज यहाँ रहते थे। बात समझ में आ गई? चलो 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 चलो, तो नोट कर लो, ये सब पूछे जाते हैं, है ना। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी अक्षर को संयुक्त करके लिए जाते हैं। जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। जैसे कि जिंक बोले तो जस्ता, जैसे तो जिंक बोले तो जस्ता। बात समझ में आई? जिसका परमाणु क्रमांक जो है वो कितना होता है? 30। 30 बोले तो 30। बोलो यस सर। बढ़ेंगे आगे इस कहानी को लेकर। यहां पर एक टेबल आपको दिख रहा होगा और इसमें आप देख रहे होगे कि भैया कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके हमने नाम लिखे हुए हैं और इनके प्रतीक भी हमने लिखे हुए हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है ये। और हम इस कहानी को आगे लेकर चलते हैं क्योंकि अभी मेन टॉपिक्स तो बाकी है अपने, राइट। चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। पक्का पक्का पक्का, बोलो यस सर। चलिए और आगे बढ़ेंगे, ठीक। और इनके लैटिन नाम भी तो दिए हुए हैं यार, वो भी तो देखने अपन। अब ध्यान से देखना, जब आप बात करोगे कि इसकी गोल्ड की किससे बना? ऑरम से बना, इसलिए हम इसको कहते हैं AU। बात समझ में आई? और कोई है? हाँ जी। और कॉपर जो है वो किससे बना? क्यूप्रम से बना, इसलिए हम इसको कहते हैं Cu। देख लो, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, राइट। चलिए, सीसा जो है किससे बना? प्लम्बम से बना, इसलिए हम इसको कहते हैं Pb। सीसा बोले तो लेड, L, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो है लो यानी कि फेरम से बना, इसलिए हम इसको Fe कहते हैं। और चांदी यानी कि सिल्वर जो है ना, वो भैया अर्जेंटम से बना, अर्जेंटम से बना, इसलिए इसको अपन बोलते हैं Ag। ओ जी, लो जी, सुनो जी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूं जी। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। और बढ़ेंगे आगे। पोटेशियम जो है वो कैलियम से बना, और यदि हम बात करते हैं किसके बारे में? सोडियम के बारे में, तो वो नेट्रियम से, और टिन जो है स्टेनम से बना।
इसलिए इनके जो सिंबल होते हैं उसमें हम सोडियम के लिए Na और टिन के लिए Sn का उपयोग करते हैं। बहुत शानदार ये कहानी है। चलो आ जाओ, बात समझ में आ गई। हम बात करेंगे किसके बारे में, परमाणु इकाई द्रव्यमान के बारे में। डेफिनेशन को अपनी कॉपी के अंदर नोट कीजिए, हम बढ़ रहे हैं आगे, बहुत मजा आएगा। चलिए, तो अब आपने नोट कर लिया। अब आप कहोगे सर कार्बन का समस्थानिक बोले तो क्या, राइट? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके पास जिनके परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या एक समान होती है पर न्यूट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन होता है। इसका मतलब ये कि परमाणु क्रमांक एक जैसा होगा पर परमाणु द्रव्यमान क्रमांक जो है उसमें परिवर्तन आएगा। उनको ही हम लोग बोलते हैं क्या, समस्थानिक। तो हमने कहा भैया कार्बन 12, मतलब हम बात कर रहे हैं कार्बन है, 6 प्रोटॉन है, 6 ही न्यूट्रॉन है और परमाणु द्रव्यमान क्रमांक कितना है, तो 12 है। आपने कहा ओके सर। इसके एक परमाणु के, बात समझ में, इसके एक परमाणु के, है ना, इसके एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग को अपन ने क्या कहा, हमने एक मानक मान लिया, राइट? और उसको हमने कहा एटॉमिक मास यूनिट या फिर AMU, जिसको आजकल जो है हम लोग U या फिर यूनिफाइड द्रव्यमान से भी डिनोट करते हैं। और भैया ये जो 1 AMU होता है, ये जो 1 AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है, वो कितना, तो भाई सीधी बात 1.66 × 10⁻⁻27 और किलोग्राम में हम इसको लिख सकते हैं। बात समझ में आई? और इस कार्बन की ये जो AMU है, इससे फिर हमने अलग अलग तत्वों के लिए हमने क्या बना ली, तो परमाणु द्रव्यमान इकाई बना ली। परमाणु द्रव्यमान को मापने का हमने तरीका बना लिया और किस में रहेगा, तो U में रहेगा। किस में रहेगा, तो U में रहेगा। अब इसको 1 AMU या फिर 1U इज इक्वल टू व्हाट, 1.66 × 10⁻⁻27 kg लिख सकते हो। आपने कहा ओके सर, तो बहुत सही चल रहा है, बढ़िया है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे किसके बारे में, सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान के बारे में। अब ये क्या होगा, तो कार्बन का जो C12 है ना, उससे हम दूसरे तत्वों को क्या करेंगे, राइट, कंपेयर करेंगे तो अपने को पता चलेगा। यदि हम कार्बन वाले को एक मानकर चल रहे हैं, कितना, कार्बन को यदि हम एक मानकर चल रहे हैं, राइट, तो बाकियों में क्या होगा, तो देखो कार्बन को एक माना तो ये जो 12 है उसको हमने एक इकाई मान लिया। क्या मान लिया, जो 12 है इसको हमने क्या मान लिया, भाई एक इकाई हमने यहां पर मान लिया, ठीक है, कार्बन के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, नाइट्रोजन के लिए 14, ऑक्सीजन के लिए 16, सोडियम के लिए 23, मैग्नीशियम के लिए अपन ने कितना ले लिया, तो भैया 24 ले लिया। मैग्नीशियम के लिए कितना ले लिया, तो 24 ले लिया, ठीक है जी। चलो, तो यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। बात करेंगे सल्फर की, क्लोरीन की या फिर कैल्शियम की, तो सबके लिए परमाणु द्रव्यमान U में, एटॉमिक मास यूनिट में या यूनिफाइड एटॉमिक मास में यहां पर आपके सामने दिया हुआ है। आप इतनों को नोट कर लीजिए क्योंकि यहीं से आते हैं क्वेश्चंस। और अब हम बढ़ेंगे आगे और अब हम बोलेंगे कि अणु जो है वो क्या होता है। तो भैया देखो, अणु जो है वो किससे मिलकर बना है, परमाणुओं से मिलकर जो है अणु का निर्माण हुआ है। अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जो परमाणु है बेसिकली वो किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। बहुत शानदार सी कहानी है। तो पहली परिभाषा क्या होगी कि ऐसा होता है कि अणु जो है वो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। समूह के परमाणु आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जैसे कि H2 हो गया, जैसे कि O2 हो गया, जैसे कि H2O हो गया। बात समझ में आई? तो ये रासायनिक आबंध द्वारा आपस में जुड़े हुए होंगे। रासायनिक आबंध के बारे में हम बहुत ज्यादा जो है डीप में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं में। अभी बस आप ऐसे मान लीजिए कि सोडियम को क्लोरीन से प्यार है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से प्यार है, सभी तत्वों को एक दूसरे से कनेक्शन है, आकर्षण बल है और वो कनेक्ट होकर निर्माण करते हैं किसका, अणु यानी कि मॉलिक्यूल का। ठीक है, बोलो यस सर। ठीक, अब दूसरी वाली परिभाषा की जब आप बात करोगे तो वो और इंटरेस्टिंग हो जाएगी कि अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के स्वरूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। मतलब वही वाली बात, फिर से बॉटल अपने बहुत काम आने वाली है। अब मैं कह रहा हूं भैया इसमें भरा है H2O, मैं क्या कह रहा हूं, इसमें भरा है पानी H2O। अब इसका एक H2O जो है ना वो भी स्वतंत्र रूप से रह सकता है और वो क्या कहलाएगा, अणु कहलाएगा। इसको अपन इधर रख देते हैं और बढ़ते हैं। ठीक है, अणु जो है वो एक प्रकार के तत्व से भी मिलकर बना हो सकता है, जैसे कि H2 ले लो आप या फिर O2 ले लो, या अलग अलग प्रकार के तत्वों से मिलकर बना हो सकता है, जैसे कि आपने कहा H2SO4,
अलग प्रकार के तत्व से मिलकर बना है। फिर आपने कहा सर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, फिर आपने कहा सर HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अलग अलग तत्वों से मिलकर एक प्रकार के तत्व N2 हो गया, O2 हो गया, H2 हो गया, ये सब कौन से तत्व हैं? तो भैया ये एक प्रकार के तत्व हैं जो मिलकर निर्माण किसका कर रहे हैं? अणुओं का। तो इसको हम क्या बोलते हैं? तत्वों के अणु। बात समझ में? और इसको हम क्या बोलेंगे? यौगिकों के अणु। तो ये वाले जो तीन हैं ये किसके लिए? तो यौगिक के लिए। और ये किसके लिए? तो तत्व के लिए। बात समझ में आई? बोलो यस सर। और अपन ने फ्लो चार्ट में भी देखा था, देखो तत्व वाले अणु और यौगिक वाले अणु। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। बढ़ेंगे इस कहानी को लेकर आगे आगे आगे, ठीक है ना? नोट कर लो। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज हमको पढ़नी है, तत्वों के अणु हमने पढ़ लिए, बात समझ में आ गई। हमने यौगिकों के अणु भी पढ़ लिए। अब देखना हम बात करेंगे एटॉमिसिटी यानी कि परमाणुकता के बारे में। एक ऐसे डेफिनेशन है जो कई बार अपने से पूछी गई है अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं में। क्लियर है? बोलो यस सर। देखो किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें किसी अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या को हम उसकी परमाणुकता कहते हैं। मतलब ये कि यदि मैं HCl कह रहा हूं तो इसमें 2 परमाणु हैं तो ये 2 हो जाएगा। यदि मैं H2SO4 कह रहा हूं तो भैया 2 के साथ 1 जोड़ा के साथ 4 जोड़ा और बन गया कितना? तो ये बन गया 7। कितना बन गया? 7। तो यहां पर जो परमाणुकता है वो कितनी हो जाएगी? 7 यानी कि 7 हो जाएगी। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। नोट कर लो। चलो मस्त वाली बात। ठीक 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 ठीक। और आगे बढ़ेंगे। एक परमाणुक अणु जिसमें जो है क्या रहेगा? एक ही प्रकार का। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक परमाणुक अणु जो है इसमें क्या रहेगा? बहुत ध्यान से देखिएगा, एक ही आपका परमाणु रहेगा। जैसे कि आर्गन हो गया, जैसे कि हीलियम हो गया। वहीं भाई यदि हम बात करेंगे द्वि बोले तो 2, तो द्विपरमाणु अणु की जब आप बात करोगे तो इसके एक अणु में ना भैया 2 परमाणु होना जरूरी है। इसके एक अणु में जो है 2 परमाणु होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इसके हम और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे यहां पर N2 या फिर H2 या फिर Cl2 या फिर Br2। सिंपल है कहानी? बोलो यस सर। साथ में यदि हम बात करेंगे 3, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप ओजोन की बात करोगे या फिर आप यहां पर P4 की बात करोगे, फास्फोरस जो है P4 के रूप में पाया जाता है। ऑन द सेम वे यदि हम बात करेंगे राइट बहुपरमाणुक अणु की, तो उसमें कौन आ जाएगा? सल्फर आ जाएगा। अच्छा सल्फर के भी 2 हैं, एक S8 होगा और यहां पर S6 हो जाएगा। खत्म खेल। बात समझ में? तो आप ध्यान से देखना, इसमें जो है एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर एक परमाणु द्वि, त्रि, चतुर और बहुपरमाणुविक अणु बना रहे हैं। सिंपल सी बात, शानदार ये बात। बढ़ेंगे इस कहानी को लेकर आगे। चलिए तो कुछ तत्वों की परमाणुकता हम देख लेते हैं। राइट, तो ध्यान से देखो, अधातुओं में आर्गन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस और सल्फर है। और आप सबकी परमाणुकता, और सुनो कॉपी के फ्रंट में जहां पर भी ये चैप्टर आप पढ़ रहे हो, राइट, इसको आप बना लेना। कई बार परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है। कहानी बड़ी शानदार है। और आगे बढ़ेंगे, धातुओं के लिए लेते हैं। धातुएं जो है वो मुख्य रूप से सिंगल एटम के टर्म्स में ही रहेगी, इसलिए उसमें सब में परमाणुकता जो है धातु के लिए कितनी होगी? 1 परमाणुविक। चाहे आप सोडियम की बात करें, आयरन की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें या फिर आप बात करें कॉपर की। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। अब हम यदि बात करें यौगिकों के अणु की, अब इसमें क्या होगा? अलग अलग तत्व। बहुत ध्यान से देखना, इसके पहले हमने तत्वों के अणु देखे थे, अब हम बात करेंगे इसके यौगिकों के अणु। यौगिकों के अणु मतलब तत्व जो रहेंगे वो एक जैसे नहीं रहेंगे। अब कैसे रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। अब इसमें तो 2 परमाणु से लेकर बहु परमाणु तक हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? बहुत ध्यान से देखिएगा, कहानी बहुत शानदार। देखो मैंने लिखा यौगिकों के अणु, यौगिकों के अणु अणु अणु, ये लिखा भैया मैंने। आपने कहा ओके सर। HCl, H2SO4, NaCl, ठीक है जी, CO2, SO3, और कौन सा ले लें? SO2,
तो आप देखेंगे यहां पर कितने, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, तो भैया 3 हो गए। ऑन द सेम वे नीचे दिया आप देखेंगे 3 ऑक्सीजन 1 सल्फर, तो 4, यहां पर फिर से 3, यहां पर आप यदि देखेंगे तो 2, यहां पर भी 2, यहां पर 2 और 1 3 और 4 7। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कितने जो परमाणु हैं वो मिलकर किसी अणु यानी कि आपके मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहा है। ठीक है जी, बोलो यस सर, इसको नोट करो, बढ़ेंगे आगे, हरी अप। चलिए, तो कहानी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है कि भैया अब देखो यौगिकों के अणु जो है अपन बता सकते हैं और कितने उसके अंदर परमाणु हैं हम ये भी बता सकते हैं। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। चलो आ जाओ। तो अब यहां पर देखो आप द्रव्यमान का अनुपात भी बता सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप द्रव्यमान का अनुपात बता सकते हैं। अब आपने कहा सर हमारे पास ना NH3 है, इसको अपन थोड़ा इधर लिख देते हैं। आपने कहा हमारे पास जो है वो क्या है, NH3 है, तो अब N जो है वो क्या है आपका नाइट्रोजन है। परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, तो भैया 7, परमाणु द्रव्यमान कितना, तो 14U के टर्म्स में हम इसे मापेंगे, 3 हाइड्रोजन का 3 गुणा 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 14 और 3 के अनुपात में जो है अमोनिया पाया जाएगा यदि हम द्रव्यमान के अनुपात की बात करें तो। कुछ ऐसे ही अपन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी देख सकते हैं, कुछ ऐसे ही हम लोग जो है जल यानी कि पानी के लिए भी देख सकते हैं। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। हम अब बात करेंगे आयन के बारे में। अब बहुत ध्यान से देखिएगा आयन बेसिकली होते क्या हैं। देखो बहुत सिंपल सी और शानदार सी कहानी है कि आप यदि कोई भी अणु लेते हैं या आप कोई भी यदि परमाणु लेते हैं, तो देखो परमाणु की कहानी तो बिल्कुल सिंपल है कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को दान कर देते हैं अपना अष्टक पूरा करने के लिए। इन सबको हम अगले चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे, पर आप ध्यान से देखिए। अब जैसे धातुएं होती हैं, तो धातुएं क्या होती हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, धातुएं क्या होती हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। धातुएं कहती हैं भैया हम इलेक्ट्रॉन जो रहेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, दान करेंगे। दान करने पर ये कैसी हो जाती हैं, दान करने पर ये पॉजिटिव हो जाती हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे हो गए Na+ हो गया, या Cu2+ हो गया, या फिर Ca2+ हो गया, या फिर Al3+ हो गया। कुछ ऐसी अधातुएं होती हैं, यस और नो, बोलो यस सर। तो भैया अधातुएं होती हैं, तो कुछ ऐसी होती हैं अधातुएं। अब ये जो अधातुएं होती हैं बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं, ये इलेक्ट्रॉन को धारण करती हैं। इलेक्ट्रॉन जो है इसको क्या करती है, धारण करती है। ये ठीक है ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करती है, धारण करती है। अब इलेक्ट्रॉन धारण करेंगी तो भैया कैसी हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी, क्योंकि आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन यानी कि न्यूट्रल होता है। चलिए, तो ये इलेक्ट्रॉन को धारण करेंगी। अब इसके उदाहरण हम ले सकते हैं Cl नेगेटिव, या फिर हम बात करें O2 नेगेटिव। तो इस तरीके से हम परमाणुओं के आयन बना सकते हैं। तो सीधी बात ये, आयन का निर्माण ही तब होता है जब इलेक्ट्रॉन या तो धारण किए जाएं या तो दान किए जाएं। इलेक्ट्रॉनों के धारण या दान करने पर निर्माण होता है किसका, आयन का। तो आयन जो है वो उदासीन नहीं हो सकता। पॉजिटिव वाला जो होगा इसको अपन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वाला जो आयन होगा उसको हम क्या बोलेंगे भैया, इसको हम बोलेंगे कैट आयन। तो हम इसको क्या बोलेंगे, कैट आयन। और इसको हम क्या बोलेंगे, तो एन आयन बोलेंगे। खत्म बात, बोलो यस सर। कुछ ऐसे ही हम अणुओं के भी आयन देखते हैं, कुछ ऐसे ही हम अणुओं के भी आयन देखते हैं। इसमें क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके भी उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं SO4 2 नेगेटिव, आपने कहा ओके सर। फिर मैं कह रहा हूं NO3 2 नेगेटिव। फिर मैं कह रहा हूं कि NH4 पॉजिटिव, आपने कहा ओके सर, बहुत बढ़िया वाली बात। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूं कि नहीं नहीं भैया PO4 3 नेगेटिव। फिर मैं कह रहा हूं OH नेगेटिव। फिर मैं कह रहा हूं Ca3 2 नेगेटिव। बात समझ में? तो ये जो है ये अणु के आयन होंगे, और अणु के यदि आयन होंगे तो इनका नाम भी होगा, जैसे कि सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, अमोनियम आयन हो गया, फॉस्फेट हो गया, अरे भैया कार्बोनेट हो गया, और क्या हो गया, तो हाइड्रोक्साइड हो गया। और कौन सी चीज हो गई, तो हाइड्रोक्साइड हो गया, राइट। तो ये सारे जो है वो कहलाएंगे अणुओं के आयन। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। और इस तरीके से ये सारी चीजें दिमाग के अंदर होगी, फिट। तो ध्यान से देखिएगा, डेफिनेशन क्या होगी, बहुत शानदार कहानी है कि धातु और अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं।
धातु और अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं और इन आवेशित कणों को आयन कहा जाता है। तो आयन के पास या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर जो है नेगेटिव चार्ज होगा। दैट्स ऑल, राइट। अब देखो एनायन भी हम जान गए, कैटायन भी हम जान गए, कोई दिक्कत वाली बात इस पे नहीं, यहां पर फोर कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में नोट कीजिए, कुछ और शानदार जो चीजें हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो अब सवाल पैदा होता है कि रासायनिक सूत्र कैसे लिखेंगे, और यहां पर आपको जाती है दिक्कत। अब सवाल पैदा होता है कि रासायनिक सूत्र कैसे लिखेंगे सर, ये तो दिक्कत वाली बात है। बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े ध्यान से देखिएगा। रासायनिक सूत्र आप सब लोगों को मैं लिखना सिखा रहा हूं। आप एक चीज तो सीख गए कि सर पॉजिटिव आयन भी है और नेगेटिव आयन भी है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। हम एक तरफ लेते हैं नेगेटिव आयन और हम एक तरफ लेते हैं नेगेटिव आयन, ये रहा नेगेटिव आयन के लिए गोला, ठीक है जी। और एक तरफ हम लेते हैं पॉजिटिव आयन। तो एक तरफ हम लेते हैं नेगेटिव आयन और एक तरफ हम लेते हैं पॉजिटिव आयन। साथ साथ में ड्रॉ करेंगे, कहानी बहुत शानदार है, सीधे दिमाग के अंदर जाकर फिट हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो पॉजिटिव आयन में हमने लिया यहां पर Ca2+, कैल्शियम का आयन, मैग्नीशियम का आयन, अरे भैया सोडियम का आयन, और हम यदि बात करें राइट तो H+ यानी कि हाइड्रोजन का आयन, और यदि हम बात करें तो एल्यूमिनियम का आयन, और चलो जिंक का आयन, और चलो Cu2+ का आयन। ये ले लिया हमने, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, अमोनियम भी ले लेते हैं, NH4+ का आयन। इसी तरीके से यदि हम नेगेटिव आयंस की बात करें तो यहां पर बहुत शानदार सी चीज है कि भैया CO3 यानी कि कार्बोनेट का आयन, हम बात करेंगे SO4 यानी कि सल्फेट का आयन, अरे हाइड्रोक्साइड का आयन, और हम बात करेंगे नाइट्रेट का आयन, क्लोरीन आयन, हम बात करेंगे ब्रोमीन आयन, और भी ले लो, बहुत सारे हैं। अब नाइट्रेट आपने लिया, फॉस्फेट आयन आप ले लीजिए। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। अब एक तरफ आपके पास पॉजिटिव आयन है जिसको आप लोग बोलते हो कैट आयन, और एक तरफ है आपके पास नेगेटिव आयन जिसे आप कहते हो एनायन। अब यहां तक की कहानी बहुत सिंपल। अब देखो, अब कुछ नहीं करने का, सबके अपने को नाम पता होने चाहिए। मैं नाम बता देता हूं बेटा, इधर वालों के तो नाम उनके, देखो धातु है ना तो उन्हीं के नाम रहेंगे, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, इसके बाद सोडियम, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन। यहां तक ठीक, बोलो यस सर। अब इधर पर आते हैं, अब नाम कैसे होंगे, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, साथ साथ में आप लोग नोट भी करते जाएंगे, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, नाइट्रेट आयन, क्लोरीन आयन, ब्रोमीन आयन और फॉस्फेट आयन। आपने कहा ओके सर। मतलब एक हाथ में अपने पास पॉजिटिव आयन है, एक हाथ में अपने पास नेगेटिव आयन है। कहानी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और अब इनसे मिलकर हम बनाएंगे क्या, रासायनिक सूत्र, और कहानी होने वाली है बड़ी ही इंटरेस्टिंग, बहुत ध्यान से देखना। तो अब कैसे, देखो कुछ मत करो, बहुत बढ़िया वाली बात है। देखो इधर से कोई भी एक उठा लो, जो मन कर रहा है वो उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैल्शियम उठाया, ये रहा भाई Ca2+। ये जो ऊपर लिखा है ना, इतने ये आबंध बनाएगा, दैट्स ऑल। ये जो ऊपर लिखा है ना, इतने ही ये आबंध बनाएगा। मतलब ये कि किस आयन के ऊपर क्या लिखा हुआ है ये आपको पता होना चाहिए, बस इतना पता चल गया, काम खत्म। कैल्शियम उठाया, बोलो यस सर। और वहां से हम उठाते हैं क्लोरीन, इसके ऊपर -1 है। क्लोरीन जो है उसके ऊपर कितना लिखा है भैया, -1 है। तो अब आपने कहा सर देखो बहुत सिंपल सी बात है, कैल्शियम का 2 लिखते हैं, क्लोरीन का 1 लिखते हैं, और भैया तीर मारना तो अपन सबको ही आता है, और अपन ने ये तीर मारा। मैंने कहा कैल्शियम का आयन जो है, कैल्शियम जो है वो 2 आबंध बनाएगा, क्लोरीन जो है अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 आबंध बनाएगा, राइट। तो कैल्शियम के नीचे मैंने 2 लिखा, क्लोरीन के नीचे मैंने 1 लिखा, और ऐसा तीर मार दिया। तीर मारोगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट में जाकर लगेगा, और तीर जब अपन ने मारा तो क्या मिला, ये मिला Ca। Ca के नीचे 1 लिख दीजिए, Cl के नीचे 2 लिख दीजिए, उल्टा उल्टा करना है भैया। और अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे लिख दीजिए, खत्म खेल। अब आप बोलोगे सर सूत्र तो बन गया, अब क्या करें, अब इसका फॉर्मूला, अब इसका नाम क्या होगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। भैया बहुत सिंपल सी कहानी, Ca बोले तो कैल्शियम, Cl बोले तो क्लोरीन, और ये बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। कुछ इसी तरीके से यदि हम बात करें, राइट, तो भैया ये रहा सोडियम का आयन, ये रहा क्लोरीन का आयन, इसका यहां पर 1 है, ठीक है जी। देखो ऊपर 1 लिखा हुआ है,
और यहां पर भी एक है, दोनों के बीच में हमने ऐसे क्रॉस कराया एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, NaCl, एंड ये बन गया आपका सोडियम क्लोराइड। बोले तो खाने का नमक, जिसके बिना जिंदगी में जो खाने पीने का जायका है वो अधूरा रहता है। तो ये बन गया आपका NaCl। यहां तक भी जिंदगी बड़ी सही चल रही थी, सब कुछ समझ में आ रहा था। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा प्रो लेवल के एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, आ जाओ। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ना ऑक्सीजन आयन अपन ने नहीं बनाया, वो बना लेते को, ऑक्सीजन आयन बना लेते हैं, O2 नेगेटिव, ठीक है। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखो मैंने यहां पर सोडियम लिखा Na+ और मैंने यहां पर ऑक्सीजन लिखा 2-। अब भैया सोडियम जो है वो एक आबंध बनाता है, ऑक्सीजन 2 बनाता है, ये रहा क्रॉस, ये रहा क्रॉस, एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, Na2। नाम क्या होगा? तो सोडियम ऑक्साइड होगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। कुछ इसी तरीके से यदि हम देखें ध्यान से, राइट, तो यहां पर है हाइड्रोजन, आपने लिखा हाइड्रोजन, तो 1 है हाइड्रोजन के ऊपर, और वो वहां पर है सल्फेट, ये रहा SO4 2-, तो ये हो गया 2। अब हमने जो है यहां पर क्या किया, एरो लगाया, तीर लगाया, तीर लगाया, तीर लगाया। हमने जो है यहां पर कौन सी चीज लगाई, तीर लगाया। तो इससे हुआ क्या, तीर लगाने से हमको मिला H2 और SO4। क्या बन गया? हाइड्रोजन सल्फेट, जिससे हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। और इस तरीके से आप किसी का भी रासायनिक सूत्र बना सकते हो। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप इस तरीके से किसी का भी रासायनिक सूत्र बना सकते हो। और अब जो है मुझे, अभी रुको, अब जो है मुझे सबके एक्सप्रेशन ऐसे वाले ही चाहिए। क्लियर है? बोलो यस सर। क्लियर है? बोलो यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है जी। और रुको, बस खत्म बात, ठीक है। तो बस ठीक। तो अपने पास एक तरफ पॉजिटिव आयन है, एक तरफ नेगेटिव आयन है, दोनों से हम जो चाहें वो बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक सूत्र लिखने का तरीका, यानी कि क्रिस क्रॉस मेथड। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, कॉपी में नोट किया जाए और जो चाहो वो बना लेना, ठीक है। चलो और आगे बढ़ेंगे। तो ये विधि हमने देख ली, ठीक है, सब कुछ मैं आपको समझा चुका हूं। आप बढ़िया से यहां पर आयंस देख सकते हो, सोडियम के भी हैं और हाइड्रोजन, पोटेशियम, सिल्वर सबके दिए हुए, ठीक है ना। चलो और आगे बढ़ेंगे, नोट कर लो, पक्का। और आगे बढ़ेंगे, ठीक। ये रही क्रिस क्रॉस मेथड, खत्म बात, ठीक है जी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। और आगे बढ़ेंगे। चलो मैग्नीशियम क्लोराइड बना लोगे, बिल्कुल बना लोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लोगे, सब कुछ बना लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यदि हम बात करते हैं आणविक द्रव्यमान की, बहुत ध्यान से देखिएगा, यदि हम बात करते हैं किसके बारे में, आणविक द्रव्यमान के बारे में, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं H2O का। और कितना होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हम इसको U यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि यूनिफाइड यूनिट में कैलकुलेट करेंगे, यूनिफाइड मास में कैलकुलेट करेंगे। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम अब इसके बात करेंगे फॉर्मूला मास की। अब फॉर्मूला मास जो है वो बेसिकली किसके लिए होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर आएगा ऐसा, यहां पर आएगा ऐसा, और यार जैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा। ये आता है आयनिक यौगिकों के लिए। जब आप फॉर्मूला मास की बात करते हो तो ये आता है किसके लिए, आयनिक यौगिकों के लिए। मतलब ये कि जहां पर एक धातु होगी, राइट, और एक अधातु होगी, ऐसे यौगिकों को हम लोग आयनिक यौगिक कहते हैं। और उनके लिए जो है फॉर्मूला मास कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है जी। चलिए अब बढ़ेंगे हम एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसको हम कहते हैं भैया मोल संकल्पना। और अब जो चीज बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखना है। बात समझ में आ गई? क्योंकि यहां पर जाकर फंसाया जाएगा। तो अब जो चीज बताई जा रही है उसको बहुत ध्यान से देखना है। देखो कहां गया वो, ध्यान से देखना। मोलों की संख्या, कणों की संख्या और द्रव्यमान की हम बात करते हैं। बात समझ में आई? अब देखो भैया, क्यों ध्यान से देखना है, सुनो। मोल कॉन्सेप्ट में ये जो मोल है बेसिकली क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत डीप पे नहीं पढ़ेंगे पर इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, जब आप कहीं घूमने जाते हो, आपको पानी की बोतल खरीदनी होती है, आप कैसे खरीदते हो? आप बोलते हो सर एक में काम चल जाएगा, या तो 2। पर जब आपको केले खरीदने होते हैं, राइट, तो आप 12-12 के सेट में खरीदते हो। जब आपको क्रिकेट में ओवर करना होता है तो आप 6 का एक ग्रुप बनाते हो, आप उसको ओवर कहते हो।
केले खरीदने होते हैं तो 12 केले खरीदते हो, यानी कि दर्जन के हिसाब से खरीदते हो। कुछ इसी तरीके से देखो, परमाणु अणु जितनी जो चीजें हैं, जब आप बात करते हैं परमाणु और अणु की, इतने छोटे हैं कि हम इसको देख भी नहीं सकते। तो हमने क्या किया, हमने एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, बात समझ में? तो हमने एक ग्रुप बनाया। हमने कौन सी चीज बनाई? तो बाबूजी हमने एक ग्रुप बनाया, एक हमने ग्रुप बनाया। ठीक है, क्या बनाया? एक ग्रुप बनाया, जिससे परमाणु और अणु को आप क्या कर सके, कैलकुलेट कर सके। और उस ग्रुप में हमने कहा कि भैया 6.022 इंटू 10⁻23 जो है उस ग्रुप में होगा। मतलब बहुत बड़ा ग्रुप, बहुत भयंकर बड़ा आपने क्या बनाया, ग्रुप बनाया। बात समझ में? क्यों बनाया बहुत बड़ा ग्रुप? क्योंकि भैया आपके जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है ना, वो बहुत ही छोटे होते हैं। तो चीजें जितनी छोटी होती हैं, ग्रुप उतना बड़ा हो जाता है। अब जैसे 12 के ग्रुप को आप दर्जन कहते हो, वैसे ये जो इतना बड़ा ग्रुप बनाया ना 6.022 इंटू 10⁻23, इस पूरे को आपने कहा क्या? इस पूरे को आपने कहा एक मोल। इस पूरे को आपने कहा एक मोल। और कहानी कैसी हो गई? खत्म। अब आप बोलोगे सर मोल तो समझ में आ गया, अब इसके अंदर की जो चीजें होती हैं उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल से इसको अपन क्रैक करते हैं। ठीक है, बोलो यस सर। तो एक मोल लिखो अपनी कॉपी में, एक मोल को जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक है, और ये जो मोल होता है इसको हम लोग एन से दर्शाते हैं। मोलों की जो संख्या होती है उसको हम एन से दर्शाते हैं। ठीक है, पक्का? चल आ जाओ। अब बहुत ध्यान से देखना। तो हमने कहा कि भैया एक मोल, या फिर रुको हिंदी में लिखेंगे। तो मैंने कहा भैया एक मोल मेरे पास क्या है, सोडियम है। मैंने कहा मेरे पास एक मोल सोडियम है। तो आपने कहा सर सोडियम के कुछ परमाणु भी तो होंगे ना। अब वो परमाणु कौन से होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। अब इतने सारे यदि परमाणु हैं तो इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होगा। अब द्रव्यमान जो है वो कितना होगा? अरे बाबूजी 23 ग्राम। तो तीन चीजें अपन ने देखी, इसको नोट करो, एक बढ़िया चीज बता रहा हूं। हरियम, तो तीन चीजें अपने को दिमाग में याद रखनी है भैया। पहला है मोलों की संख्या, पहला है मोलों की संख्या। अब मोल की संख्या कितनी भी हो सकती है, तो उसको हम लोग ना एन से दर्शाएंगे। अब एक मोल है तो 23 ग्राम का होगा। तो ये तीन चीज के बीच में यदि कनेक्शन समझ में आया तो सवाल बनेगा, नहीं तो सवाल नहीं बनेगा, कंफ्यूजन होगा। पहली बात क्यों कंफ्यूजन होगा? क्योंकि अब आपकी हैबिट नहीं है ना साइंस में क्वेश्चंस करने की, आपकी साइंस में न्यूमेरिकल सॉल्व करने की हैबिट है नहीं। और अचानक से विज्ञान में जो है अब ऐसे वाले सवाल आ गए, मैथ्स वाले, तो दिक्कत हो जाती है कभी कभी, राइट? तो एक है मोलों की संख्या, दूसरा जो चीज है ना वो है कणों की संख्या। बेटा क्या है? कणों की संख्या। वो तो कुछ भी हो सकती है, एक मोल है तो इतनी होगी। तो कणों की संख्या को हम कैपिटल एन से दर्शाएंगे। और ये जो होगा, राइट, ये होगा आपका द्रव्यमान। ये क्या होगा? द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान। बात समझ में आई? तो जब आप कहते हो कि भैया एक मोल सोडियम है तो कुछ कणों की संख्या होगी, कुछ तो उसका द्रव्यमान होगा, कुछ जो है कणों की संख्या होगी, और कुछ जो है क्या होगा? द्रव्यमान होगा। और इस तरीके से ये तीन चीजें मिलकर आपस में जो खेल है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बोलो यस सर, और नोट कर लो। चलो अब हो गया बस। तो हमने क्या किया? हमने कहा कि भैया एक मोल जो है वो जो कि इसके बराबर होगा, उसको हम आवोगाद्रो संख्या से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये होगा हमारा Na। क्या होगा? Na, एवोगाड्रोस नंबर या फिर एवोगाद्रो संख्या। हिंदी में एवोगाद्रो, इंग्लिश में एवोगाड्रो। ठीक है जी, बोलो यस सर, बोलो यस सर। बढ़ेंगे आगे, हम बात करेंगे मोलर द्रव्यमान के बारे में। मोलर द्रव्यमान जो है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हमेशा मास में होगा। किस में होगा? मोलर द्रव्यमान जो है ये मास में, आपका ग्राम में होगा। किस में होगा? ग्राम में। इसलिए आपने ध्यान से देखा होगा कि यहां पर जो है मैंने 23 ग्राम लिखा था। एक और उदाहरण लेते हैं, इससे कहानी और क्लियर हो जाएगी। अब मैं कह रहा हूं मेरे पास ऑक्सीजन का एक मोल है। बहुत ध्यान से देखना, मैंने कहा कि भैया एक मोल है मेरे पास में, किसका? ऑक्सीजन का। तो आपने कहा सर एक मोल है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के किसके? अणु का। बात समझ में? तो अब इसमें कितने अणु होंगे? तो इसमें हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। अब इनका कुछ द्रव्यमान भी होगा। तो एक ऑक्सीजन जो है उसका द्रव्यमान कितना होता है? तो भैया 16 ग्राम होता है एक ऑक्सीजन के मोल का।
ऑक्सीजन के 1 मोल का द्रव्यमान 16 ग्राम, तो दो यदि अपने पास परमाणु से एक अणु बनेगा तो यहां पर आ जाएगा 32 ग्राम। तो इधर पर आ गया 1 मोल, ये हो गई मोलों की संख्या, ये हो गई कणों की संख्या, और ये हो गया द्रव्यमान। अब यदि इसको मैं 4 से गुणा करता हूं तो सबको मुझे 4 से ही गुणा करना पड़ेगा। ये तो वही वाली बात हो गई कि 1 रुपए में 4 चॉकलेट आती है, तो 4 रुपए में कितनी आएगी? तो 4 रुपए में आएगी 16 चॉकलेट। बात समझ में, खत्म कहानी, नोट किया जाए। तो अब कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। आ जाओ, कुछ और फॉर्मूले हैं जिसको अपन दिमाग में फिट कर लेते हैं। तो भैया वन थिंग इज क्लियर हियर कि सुनो, मोल कॉन्सेप्ट में जो मोल है वो सिर्फ एक संख्या है। जैसे कि दर्जन में 12 आता है, वैसे मोल में आता है 6.022 इंटू 10⁻23। खत्म खेल। अब वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, कण भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो ये रहा फॉर्मूला। मोलों की संख्या निकालने के लिए दिए गए कणों की संख्या बटे मोलर द्रव्यमान, ऐसे करके आप मोलों की संख्या आसानी से निकाल सकते हो। दिया गया कणों की संख्या बटे मोलर द्रव्यमान से आप मोलों की संख्या निकाल सकते हो। दिया गया द्रव्यमान जो है, ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला है। दिए गए कणों की संख्या नहीं, दिए गए कणों की संख्या नहीं, कणों का द्रव्यमान, तो गड़बड़ हो गया, कणों की संख्या का द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान। तो बेटा इससे क्या होगा, द्रव्यमान जो होगा उसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, मोलर द्रव्यमान को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। द्रव्यमान कुछ भी हो सकता है, पर मोलर द्रव्यमान सबका फिक्स्ड होता है। देखो ये लिखा है ना, सबका मोलर द्रव्यमान जो है वो फिक्स्ड होता है। हाइड्रोजन का 1 ग्राम हो जाएगा, नाइट्रोजन का 14 ग्राम हो जाएगा, ऑक्सीजन का भी अपन ने देखा था, राइट। अपन ने नाइट्रोजन के, देखो ऑक्सीजन का भी अपन ने देखा था, अपने को कितना मिला था, 32 ग्राम मिला था। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। सोडियम का अपन ने देखा था 23 ग्राम मिला था। तो इस तरीके से ये सब कुछ हम देख सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। तो दिए गए कणों की संख्या का द्रव्यमान या कणों का द्रव्यमान, एक की संख्या यहां से हटा देते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा स्मॉल m। चलो ये रहा फॉर्मूला, नोट कर लो। तो ऐसे करके आप जो है मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हो, ऐसे करके आप जो है मोलों की संख्या को कैलकुलेट कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ेंगे। और एक फॉर्मूला है भैया मोलों की संख्या निकालने का कि दिए गए कणों की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या, दिए गए कणों की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या, और इसको हम बोलेंगे मोलों की संख्या। क्लियर है कहानी। और वो पहले वाले समीकरण और दूसरे वाले समीकरण को यदि हम देखेंगे तो अपने को ये सूत्र मिल जाएगा। कैसे, रुको, पहला वाला समीकरण क्या था, पहला समीकरण था n बराबर वॉट, तो भैया छोटू वाला m डिवाइड बाय कैपिटल M, यही था। दूसरा समीकरण है आपका n बराबर n a, या n नॉट ले लो, n नॉट ले लो, n नॉट और n a, n के नीचे ये जो लगा होता है ना, इसको अपन नॉट कहते हैं, ये और n a जो है ये दोनों बराबर एक ही होते हैं। क्लियर है, बोलो यस सर। तो बस खत्म बात, दोनों को इक्वेट कर दो, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, बोलो यस सर। कॉपी में इसको नोट करो, यहां से पूछे जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, और मैंने इसके सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज में बढ़िया तरीके से आपके वन शॉट रिवीजन में, टॉपिक वाइज में, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में अपन ने इसके बहुत क्वेश्चंस किए। क्लियर है, तो अब घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। और इस तरीके से कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, जैसे कि परमाणु त्रिज्या हो गई, या फिर जैसे आप बात करोगे तो कॉपर जैसे कुछ एक ऐसे तत्व होते हैं जिनकी जो इलेक्ट्रॉन संयोजकता होती है वो 1 से ज्यादा होती है। इसके बारे में हम डीप में इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। बस आप ये याद रखो कि यदि आपका कॉपर जो है, बात समझ में आ रही है, यदि आपका जो है कॉपर सिंगल है, कैसा है, सिंगल है, तो हम इसको क्यूपरस बोलेंगे, यानी कि अस आएगा। यदि यहां पर Cu2+ है तो ये इक हो जाएगा, इसीलिए CuCl जो रहेगा उसमें हम क्यूपरस क्लोराइड बोलेंगे, और जबकि CuCl2 में हम क्यूपरिक क्लोराइड बोलेंगे, क्योंकि संयोजकता दोनों में अलग अलग है। और यदि संयोजकता के बारे में आपको और डीप में जानना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो है जाना पड़ेगा कहां पर, गूगल पे, और सर्च करना पड़ेगा मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे आप सर्च करेंगे ऐसा एक पेज ओपन करेगा जो कि अपने आप में एक मिनी गूगल है, राइट, जहां पर आपको इंग्लिश मीडियम के लिए नर्सरी से लेकर 12वीं तक और हिंदी मीडियम के लिए 7वीं से लेकर 12वीं तक हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एज वेल एज आप बुक्स और ई बुक्स को भी एक्सेस कर सकते हो, जिसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी अपने को घबराने की जरूरत नहीं है, तगड़ी वाली अपनी तैयारी चल रही है। बढ़िया से आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, और यदि कोई डाउट होता है तो आपको क्या करना है, सीधे कमेंट बॉक्स में जाना और अपना डाउट पूछना है।
अगले वाले चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ बने रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और खूब पढ़कर बढ़िया रिजल्ट लेकर आइए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।